नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता। इस बुलेटिन में आज बात होगी असम पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान की, केरल विधानसभा चुनाव के लिए तेज होती राजनीतिक हलचल की, बात करेंगे कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट की, पीएम पर शिवसेना के सख्त रुख की, जानेंगे राजस्थान में कांग्रेस की मुश्किलें कैसे हो रही है दूर, और बुलेटिन के आखिर में बात 1 अप्रैल से बदलने वाले बैंकों के नियमों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एनसीपी चीफ शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कराया गया भर्ती। कल शरद पवार की होनी थी इंडोस्कोपी, लेकिन स्वास्थ्य हालत देख आज ही कराया गया अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा पत्र, बीजेपी नेता और असम सरकार में मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की। बीजेपी पर है गलत खबरें प्रकाशित कराने का संदेह। कांग्रेस ने तेज की यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारियां, नियुक्त किए 3 उपाध्यक्ष, 13 महासचिव और 69 सचिव। यूपी विधानसभा के चुनावों में 1 साल से भी कम का बचा है समय। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1128 अंकों की बढ़त के साथ 50,136 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 337 अंकों की बढ़त के साथ 14,845 के स्तर पर हुआ बंद। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में दूसरे चरण के मतदान का प्रचार आज समाप्त हो गया। दूसरे चरण में 1 अप्रैल को असम की 39 और पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर वोटिंग होनी है। प्रचार के अंतिम समय में राजनीतिक दलों ने जमकर ताकत लगाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जहां असम में थे तो अमित शाह बंगाल में। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम में अपनी ताकत दिखाई। राहुल गांधी का आज असम में कार्यक्रम था, लेकिन वो जा नहीं सके। तो कैसा रहा प्रचार का रंग, देखिए रिपोर्ट। असम और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के प्रचार का आज अंतिम दिन था। शाम को उन सीटों पर प्रचार अभियान थम गया जहां 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं, जहां 171 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। प्रचार के अंतिम दिन हर दल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पश्चिम बंगाल की चर्चित सीट नंदीग्राम में आज पूरा दिन नेताओं ने रोड शो किया। यहां से टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी खुद मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से कभी ममता के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी उन्हें चुनौती दे रहे हैं। आज ममता ने रोड शो किया तो अमित शाह ने भी शुभेंदु अधिकारी के लिए रोड शो किया। अमित शाह ने कहा, बंगाल में हर किसी का कहना है कि परिवर्तन हो। इस परिवर्तन का रास्ता नंदीग्राम से निकलेगा। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के हारने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। पूरे बंगाल का जो माहौल है उससे नंदीग्राम अछूता नहीं है। अमित शाह जहां परिवर्तन की बात कर रहे थे तो वहीं शुभेंदु अधिकारी भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे और लोगों के घर घर जाकर जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए थे। इसके साथ ही ममता बनर्जी भी बराबरी की टक्कर देती नजर आई। जनता को साधने के लिए ममता व्हीलचेयर पर बैठकर पदयात्रा निकाली, जहां उन्होंने जनता के बीच जाकर कहा कि मैंने अगर नंदीग्राम में आने का फैसला किया है तो मैं नंदीग्राम को कभी नहीं छोड़ूंगी। नंदीग्राम मेरा घर है। मैं चाहती तो कहीं और से भी चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन इस जगह की माताओं और बहनों को सम्मान देने के लिए मैंने नंदीग्राम को चुना है। अब पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव प्रचार से पूरा दिन गहमा गहमी का दौर रहा, तो वहीं असम में भी अपना दम दिखाते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में जुटी रहीं। साथ ही बीजेपी की ओर से जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी भी पूरे दिन अपना दमखम दिखाने में जुटे रहे। हालांकि अब चुनाव प्रचार का शोर तो थम चुका है, जिसके बाद 1 अप्रैल को होने वाले मतदान का इंतजार है। अब किसे मिलेगी हार और किसको मिलेगी जीत, ये 2 मई को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। बंगाल और असम में दूसरे चरण का प्रचार अभियान थमने के साथ ही अब राजनीतिक दलों ने उन सीटों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है जहां चुनाव 6 अप्रैल को है। वैसे 6 अप्रैल को 5 राज्यों में वोटिंग होनी है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की सभी सीटों पर मतदान होगा, जबकि असम की 40 और पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। केरल में आज पीएम मोदी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करने पहुंचे थे। तो कैसा रहा केरल में आज प्रचार का दिन, देखिए ये रिपोर्ट।
विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है, जहां बंगाल और असम में दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन रोड शो और रैलियां का शोर रहा। वहीं केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे से माहौल और दिलचस्प हो गया है। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के सीधे मुकाबले को बीजेपी त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पलक्कड़ में चुनावी सभा को संबोधित किया और सत्तारूढ़ दल लेफ्ट और अन्य दलों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, केरल की राजनीति में सालों तक यूडीएफ और एलडीएफ का एक दोस्ताना समझौता चल रहा है। पहली बार मतदान करने वाला युवा पूछ रहा है कि ये मैच फिक्सिंग क्या है। 5 साल एक मनमानी करता है और 5 साल दूसरा मनमानी करता है। लोग देख रहे हैं कि कैसे यूडीएफ और एलडीएफ लोगों को गुमराह करते हैं। पीएम ने जहां एलडीएफ और यूडीएफ पर आरोप लगाया कि वो केरल के बारे में नहीं सोचते, उनकी मनमानी से जनता परेशान है, तो प्रियंका गांधी यूडीएफ के समर्थन में प्रचार करने पहुंची थी। कांग्रेस यूडीएफ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। कायमकुलम में कांग्रेस उम्मीदवार अरीता बाबू का प्रचार करते हुए प्रियंका ने कहा कि मैं देखना चाहती हूं कि आप लोग झूठे वादों के बहकावे में नहीं आएंगे। ऐसे लोग आपको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे जो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। प्रियंका ने बीजेपी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केरल के लोग बीजेपी के वादों के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। केरल में 6 अप्रैल को मतदान है। देखना है कि बीजेपी यहां अपने पैर जमा पाती है या नहीं, या फिर जनता कांग्रेस या वामदल दोनों में से किसी एक को चुनती है। असम और बंगाल के साथ अब केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी प्रचार तेज हो गया है। 2 मई को फैसला होगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन कृषि बिल पर फैसला कब होगा, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, लेकिन एक सदस्य के इस्तीफे के बाद ये 3 सदस्यीय रह गई थी और अब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी। देखिए ये रिपोर्ट। किसान और सरकार के बीच जारी गतिरोध को सुलझाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने के साथ ही 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल घनवट के अलावा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, कृषि अर्थशास्त्रियों अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी को इस समिति का सदस्य बनाया था। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने कमेटी से नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद ये कमेटी 3 सदस्यीय रह गई थी। कमेटी ने यह तय किया था कि वो कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले किसानों का पक्ष सुनकर 2 महीने में कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति का गठन इसलिए किया था ताकि कोर्ट को तीनों कृषि कानूनों पर एक निष्पक्ष राय मिल सके। कोर्ट ने कमेटी से इस बात पर राय मांगी थी कि तीनों कृषि कानूनों में कौन सा प्रावधान किसानों के हित में है और कौन से नहीं। इसके बाद इस समिति ने अखबारों में एक विज्ञापन के जरिए तीनों कृषि कानूनों पर संबंधित लोगों की राय, टिप्पणी और सुझाव भी मांगे थे, जिसके बाद अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपी। कमेटी की तरफ से इस मामले पर जल्दी ही प्रेस रिलीज भी जारी की जा सकती है। कमेटी के तीनों सदस्यों ने रिपोर्ट में क्या लिखा है, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलेगा, लेकिन किसान इस आंदोलन को लंबा चलाने का पूरा मन बना चुके हैं। इसी को देखते हुए किसानों ने गर्मी से बचने के लिए सोलर पैनल लगाए हैं, जिसके बाद अब किसानों में भी नई ऊर्जा का संचार भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसान मानेंगे, इस पर सवाल है। सवाल पीएम के बांग्लादेश दौरे पर भी उठ रहे हैं। टीएमसी इसे लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच गई है, तो कभी बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना ने भी इसे लेकर बीजेपी को घेरा है। शिवसेना ने सामना में पीएम के बांग्लादेश दौरे को लेकर तमाम सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा है शिवसेना ने, देखिए रिपोर्ट में। 5 राज्यों में चल रहे चुनावों के बीच जब से पीएम मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए हैं, तभी से पीएम के दौरे पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। पिछले दिनों टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पीएम पर वोट मार्केटिंग करने का आरोप लगाया था। वहीं आज शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी पड़ोस के बांग्लादेश दौरे से लौट आए हैं। बांग्लादेश में भी मोदी वहां के जशोरेश्वरी काली माता मंदिर में जाकर बैठ गए। उन्होंने पूजा अर्चना की। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के हिंदू मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ही हो सकती है। उत्तर प्रदेश में जब पहले चरण का मतदान चल रहा था, उस समय मोदी नेपाल के मंदिर में थे। वहीं पश्चिम बंगाल के पहले चरण के मतदान की पूर्व संध्या पर मोदी पश्चिम बंगाल की सीमा पर बांग्लादेश के मंदिर में थे। ये संयोग कतई नहीं है। इसके साथ ही मोदी की बांग्लादेश यात्रा के बाद वहां रह रहे हिंदुओं की परेशानी को लेकर शिवसेना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश जाकर लौट आए, लेकिन वहां रह रहे हिंदुओं की परेशानी बढ़ा आए हैं।
मोदी की बांग्लादेश यात्रा के बाद वहां का हिंदू अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाया भी जाएगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा था, लेकिन ये लड़ाई पड़ोस के बांग्लादेश में फैल गई। इसका असर पश्चिम बंगाल पर जरूर पड़ेगा। वहीं किसान आंदोलन की अनदेखी करने पर भी पीएम पर निशाना साधते हुए सामना में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के अत्यंत दयालु और संवेदनशील होने के लक्षण हैं। इसीलिए गत 4 महीनों से गाजीपुर सीमा पर कृषि कानून के विरोध में किसान भीषण गर्मी, हवा और बरसात के बावजूद सड़कों पर बैठे हैं। कई किसानों की जान भी चली गई। सब कुछ सहन करते हुए किसान वहां जमे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री को इस बात का दुख नहीं होगा, ऐसे कैसे कहा जा सकता है। शिवसेना के सवालों का जवाब बीजेपी की ओर से कब तक आएगा और आएगा भी कि नहीं, ये अपने आप में सवाल है। पूर्व सहयोगी के सवाल से बीजेपी परेशान है, लेकिन कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। राजस्थान कांग्रेस में पिछले कुछ समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पार्टी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के कैंप में बटी हुई थी, लेकिन अब दोनों ही नेता एक साथ आ गए हैं और एक ही मंच से पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 1 साल पहले मध्य प्रदेश में अचानक कांग्रेस मुश्किल में आई और सिंधिया की बगावत के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई और बीजेपी ने सिंधिया समर्थक विधायकों के इस्तीफे के बाद अपनी सरकार बना ली। कांग्रेस मध्य प्रदेश की घटना से संभली भी नहीं थी कि कुछ ही दिन बाद ये सब राजस्थान में दोहराता हुआ दिखाई दिया। इस बार बगावत करने की बारी सचिन पायलट की थी, लेकिन मुश्किल में गहलोत सरकार दिख रही थी। लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझ गया, लेकिन गहलोत और पायलट के बीच दूरियां बेहद ज्यादा बढ़ गईं। राहुल गांधी इस दूरी को समाप्त करने की कोशिश लंबे समय से कर रहे थे। अब इसमें सफलता मिलती दिख रही है। दरअसल राजस्थान में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनावों में गहलोत और पायलट एक साथ एक ही मंच पर प्रचार करते हुए दिखाई देंगे और इसका पहला नजारा दिखा जयपुर एयरपोर्ट पर, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने एक ही हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है। दोनों नेता सबसे पहले सुजानगढ़ पहुंचे, जहां कांग्रेस उम्मीदवार मनोज कुमार मेघवाल के नामांकन के बाद एक सभा को संबोधित किया। फिर गंगापुर में कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री त्रिवेदी के समर्थन में दोनों नेताओं ने प्रचार किया और बाद में राजसमंद में मनसुख बोहरा के समर्थन में जनसभा की। गहलोत और पायलट का कार्यक्रम अचानक ही तय किया गया था। इसके लिए पायलट को असम का दौरा रद्द करना पड़ा। पायलट और गहलोत की नई दोस्ती से बीजेपी में बेचैनी दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां कांग्रेस एकजुट होकर लड़ रही है, वहीं बीजेपी में दरार साफ साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस की तरह बीजेपी ने भी अपने बड़े नेताओं के बीच एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की गुटबाजी चुनावों में भी खुलकर सामने आती दिख रही है। बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया गायब दिखाई दी। चुनाव के समय बीजेपी में दिखाई दे रही ये दरार पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करती दिखाई दे रही है। राजस्थान में जहां कांग्रेस को राहत मिलती दिख रही है, वहीं बिहार में नीतीश कुमार मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान जो कुछ घटा, उसके बाद से सरकार और विपक्षी दल के बीच लड़ाई तेज होती दिख रही है। आरजेडी की ओर से साफ कर दिया है कि वो सरकार के दबाव में झुकेगी नहीं, बल्कि नीतीश को जवाब दिया जाएगा। तो क्या है आरजेडी का प्लान, जिससे नीतीश कुमार दिख रहे हैं परेशान? देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में भले ही आरजेडी को हार मिली हो, लेकिन वो हार कर और भी ज्यादा मजबूत हो गई है और उसकी यही ताकत सड़क से लेकर संसद तक साफ साफ दिखाई दे रही है। जहां सड़कों पर पार्टी के नेता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हैं, तो वहीं सदन में तेजस्वी यादव तीखे तीर छोड़ते हैं। वहीं अब आरजेडी सत्तारूढ़ दल से दो हाथ करने की भी तैयारी कर रही है। विधानसभा में विधायकों के साथ बदसलूकी और बिहार विशेष सशस्त्र विधेयक को पास कराने की घटना को लेकर आरजेडी किसी भी हाल में पीछे हटने के मूड में नहीं है और आक्रामक रणनीति बना रही है। दरअसल आरजेडी ने महागठबंधन नेताओं के साथ राबड़ी देवी आवास पर बैठक कर अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। महागठबंधन की बैठक में तय हुआ है कि सरकार के खिलाफ करो या मरो वाले तेवर में आंदोलन और तेज किया जाएगा। आरजेडी नेता श्याम रजक, जगदानंद सिंह और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि हम लोग भी कोर्ट में बेल कराने नहीं जाएंगे, सरकार उन्हें जेल भेजे। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आंदोलनकारियों के खिलाफ बिहार सरकार केस दर्ज कर रही है, हम इससे डरने वाले नहीं हैं। इस मुद्दे पर अब हम होली के बाद करो या मरो जैसा आंदोलन करेंगे। आरजेडी नेताओं का ये हल्ला बोल नीतीश सरकार की उस कार्रवाई के खिलाफ है जिसमें पटना पुलिस की ओर से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव सहित 22 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया
है। इस कार्रवाई को लेकर आरजेडी ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश जी न डरेंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे। बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था सहित जन सरोकार के मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में अनवरत संघर्ष जारी रहेगा। आरजेडी के इस तेवर से साफ है कि वो नीतीश सरकार के खिलाफ शांत नहीं बैठने वाली है। वो विधायकों के साथ बदसलूकी और बिहार विशेष सशस्त्र विधेयक के खिलाफ लगातार सरकार की घेराबंदी करती रहेगी, जिससे जेडीयू से लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात 1 अप्रैल से बैंक में बदलते नियम की। नए वित्त वर्ष के साथ देश के कई बैंकों की पुरानी व्यवस्था बदल रही है। 1 अप्रैल 2021 से पुरानी चेकबुक, पासबुक और इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड यानी IFSC कोड आपके काम नहीं आएगा, सब इनवैलिड हो जाएंगे। तो कौन कौन सी बैंकों की चेकबुक, पासबुक और IFSC कोड नहीं करेंगे काम, आइए देखते हैं इस खबर में। सरकार की निजीकरण और विनिवेश नीति के तहत बीते वर्ष में कई बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में हो गया है। यही कारण है कि उन सभी बैंकों के सारे दस्तावेज बेकार हो जाएंगे, जिनका विलय 1 अप्रैल 2019 और 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ है। ऐसे में समय रहते आप अगर पासबुक, चेकबुक अपडेट कर लेते हैं तो आप किसी भी तरह की परेशानी से बच जाएंगे। आपको बता दें कि देना बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक, इन बैंकों के विलय के बाद अब 31 मार्च के बाद से इनके पुराने चेकबुक नहीं चलेंगे। सरकार की विलय नीति के तहत देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है। ये विलय 1 अप्रैल 2019 से प्रभाव में आया हुआ है। इसके अलावा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। वहीं सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ है। हालांकि इस विलय से फिलहाल सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक के ग्राहकों को थोड़ी राहत रहेगी। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों की मौजूदा चेकबुक 30 जून 2021 तक मान्य रहेगी। ग्राहकों को इसके बाद नई चेकबुक लेनी होगी। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।